अभी हमने पढ़ा सोलो का स्टेडी स्टेट, फिर कॉप डॉगलस में हमने स्टेडी स्टेट को देखा, और अब हम लियोनटिफ का प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे। पेपर का कम यूज़ करते हुए वाइट बोर्ड में पढ़ेंगे। लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन ये क्या कहता है? इट इज़ अ फिक्स्ड कोएफिशिएंट प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि ये अज्यूम करता है, क्या अज्यूम करता है कि कैपिटल और लेबर जो है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। कैपिटल पर लेबर का जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड रहता है। मतलब जैसा कि हमने हेरोडोमर में पढ़ा था, जहाँ कैपिटल और लेबर सब्स्टिट्यूट नहीं करते आपस में, फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ रहे होते हैं। जहाँ अगर कैपिटल ज़्यादा हो जाए लेबर से या लेबर ज़्यादा हो जाए कैपिटल से, तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कैसे आती है हमने ये समझा था। लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन भी हेरोडोमर की तरह फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल लेबर को ही समझाता है। और इसका जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। K बाई V और L बाई U। इसका क्या मतलब है? V क्या है? V इसमें कैपिटल आउटपुट रेशियो है, और U क्या है? लेबर आउटपुट रेशियो। ये दोनों क्या बताता है? कैपिटल आउटपुट रेशियो बताता है अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, और V क्या बता रहा है? अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये जो इक्वेशन है ये बताता है कि हमारा जो आउटपुट है वो इज़ डिटरमाइंड बाय इनपुट दैट इज़ मोस्ट लिमिटिंग। इसको अब हम आगे समझेंगे कि व्हाट डू आई मीन बाय आउटपुट इज़ डिटरमाइंड बाय इनपुट दैट इज़ मोस्ट लिमिटिंग। मतलब जो कम होगा उससे डिटरमाइन होगा, जो इन दोनों में सबसे कम होगा, कैपिटल और लेबर में। अगर लेबर कम हो जाए, कैपिटल ज़्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा? अगर एक सैंडविच बनानी है, हमारे पास 2 ब्रेड है लेकिन एक ही चीज़ स्लाइस है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि एक सैंडविच तो हम बना ही लेंगे लेकिन वो एक ब्रेड एक्स्ट्रा बच जाएगी, उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो लियोनटिफ का L शेप्ड होता है। अगर हम उसको तोड़ दें तो इस तरीके से हमें दिखता है कि कैपिटल सरप्लस का ग्राफ हो जाएगा और ये हो जाएगा लेबर सरप्लस का ग्राफ। इसी तरह से हम जो L शेप देखते हैं उसमें हम एक साइड कैपिटल सरप्लस और एक साइड एक्सेस लेबर का देखते हैं। ठीक है, थोड़ा और इसको समझेंगे कि 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए सपोज़ हमारे पास V कितना है? 2 है। मतलब कैपिटल पर आउटपुट का जो रेशियो है वो 2 है, और U कितना है? 3 है। मतलब लेबर पर आउटपुट का जो रेशियो है वो 3 है। और Y को हम कैसे लिखेंगे? इसी तरीके से लिखेंगे, K/2 L/3। सही है। अब सपोज़ हम कैपिटल ले लेते हैं 6 यूनिट और लेबर भी ले लेते हैं 6 यूनिट, और हम इधर इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6/2 और 6/3। ये हम समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है? इसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है। टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से लिख रहे हैं। तो इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 2 है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आउटपुट है वो 2 यूनिट के लिए यूटिलाइज हो जाएगा और एक एक्सेस कैपिटल उसमें बच जाएगा। कि जो मिनिमम है हम उसको ही पहले देखेंगे कि अब हमें एक सैंडविच बनानी है, हमारे पास एक चीज़ है, 2 ब्रेड है, तो एक सैंडविच तो बन ही जाएगी लेकिन एक ब्रेड एक्सेस बच जाएगा। सही बात।
चलो मूविंग ऑन, K/V इज इक्वल टू L/U। ये है फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन। यहाँ पे जितने भी अवेलेबल मशीन्स हैं, लेबर्स हैं, वो एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर V2 है, U की वैल्यू हम 4 रख दें, कैपिटल 3030 कर दें, लेबर L0 6060 कर दें, तो कैपिटल बाई V की वैल्यू, लेबर बाई U की वैल्यू, ये दोनों 15 आ गई। तो इस केस में अगर हम सारा का सारा K यूज्ड कर रहे हैं, ऑल K इज यूज्ड, देन 15 यूनिट ऑफ आउटपुट will be or can be produced for laborers. यहाँ हम देखेंगे अगेन एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन, सब्स्टिट्यूशन, K/L को हम स्मॉल k लिख देंगे, ठीक है ना। मूविंग ऑन, अगर K की वैल्यू V/U से कम हुई, इसका क्या मतलब है, देन द लिमिट टू आउटपुट is fixed by the availability of capital। यही चीज़ तो पता चली हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन फुल इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन में K/V एंड L/U की वैल्यू हम पुट करेंगे। इसकी वैल्यू आई 10, इसकी आई 15। इसका क्या मतलब हुआ कि ओनली 10 यूनिट ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड, और जो एक्सेस लेबर है वो क्या हो जाएगा, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। जो जैसे वो सैंडविच बना रहे थे, ब्रेड एक्सेस बच गया था, वो ब्रेड का क्या करेंगे, सैंडविच नहीं बनेगा। तो वैसे ही जो 5 लेबर्स एक्स्ट्रा बच जाएंगे, ये अनएम्प्लॉयड रहेंगे। क्लियर। चलो अब सपोज K इज इक्वल टू 10, L इज इक्वल टू 80, V इज इक्वल टू 2, U इज इक्वल टू 40, नहीं V इज इक्वल टू 20 होना चाहिए। K/L तो ठीक है 10/80, V/U इज इक्वल टू 20/40, सॉरी 40/20 है, wrong inputs। V should be 40, U should be 20। ऐसे नहीं होगा। इसको इरेज करना है, इरेज क्यों नहीं हो रहा है, इरेज V की वैल्यू 44, U की वैल्यू 2, 4/2। चलो इसकी वैल्यू 2 आ गई। अल्टीमेटली हमें ये शो करना था, इसका पर्पस ये था
कि 1/8 लेस है 2 से कैपिटल पर लेबर के रेशियो कम है V/U के रेशियो से। सो इट मीन्स दैट क्या आ गया यहाँ पे, लिमिट आ गया, लिमिट ऑफ आउटपुट। व्हाट इज लिमिट ऑफ आउटपुट? लिमिट ऑफ आउटपुट इज determined by the amount of capital. Clear? अब जब कैपिटल बाय लेबर की रेशियो ज़्यादा हो V/U के रेशियो से, मतलब अपोजिट कंडीशन। अब हम थोड़ा डिफरेंट अप्रोच देखेंगे। हमें पता है कि V क्या है, हमें पता है कि पेन किधर है, V क्या है, कैपिटल पर आउटपुट। तो अब हम आउटपुट को ऐसे लिख सकते हैं, K/V। लिख क्या सकते हैं, लिख ही दिए, ये एक इक्वेशन बन गया। V है ये, सॉरी Y है ये, मूविंग। यही तो बात है ना, कैपिटल पर लेबर का रेशियो, कैपिटल पर आउटपुट का रेशियो। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं, आउटपुट पर लेबर का रेशियो। इन सब कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है अभी तक, जो हम बार बार इसको रिपीट करते आ रहे हैं वो अभी के लिए आ रहे हैं कि हमें बार बार रिपीट ना करना पड़े, कि कैसे हमें एफिशिएंसी प्रोडक्शन का बताने के लिए हम ऐसे पर कैपिटा वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पर कैपिटा का कॉन्सेप्ट लगाते हुए हम लिख सकते हैं दोनों तरफ लेबर से डिवाइड करके K/L इज इक्वल टू K/V अपॉन L। डिवाइड दोनों तरफ ही करना होता है वरना बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। फ्रैक्शन में ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं और ऐसे इक्वल टू वाले इक्वेशन में, बैलेंस वाले इक्वेशन में दोनों तरफ करते हैं। Y/L को हम स्मॉल y कर सकते हैं, यही तो करते आ रहे हैं हम, सोलो में किए, कॉपडॉगस में किए। अब ये हो गया हमारा K अपॉन V की वैल्यू क्या थी, K अपॉन Y थी, अपॉन L। कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसको डिलीट कर देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। इक्वेशन ज़रा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ऐसे हो गया, अब यहाँ पे ये जो K/L है ये स्मॉल k हो जाएगा, जैसे स्मॉल y तो कैपिटल Y/L है और स्मॉल k होता है कैपिटल K/L। तो इसी इक्वेशन में जब हमने सिंप्लीफाई किया तो K अपॉन LV वाला जो इक्वेशन आया उसमें जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो स्मॉल y इक्वल टू स्मॉल k अपॉन V। ये एक इक्वेशन तक हम पहुँचे। सब इरेज करते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि ये हमारा जो एडजस्टमेंट इक्वेशन था जो हम सोलो में पढ़े स्टेडी स्टेट के लिए, और कॉपडॉगस में भी हमने यहाँ पे डेरिवेशन किया। अब सेम एडजस्टमेंट इक्वेशन को हम यहाँ लेके आएंगे। पिछले क्लासेस में हम ये बता चुके हैं कि कैसे जो सेविंग फंक्शन के साथ जो कैपिटल लगा हुआ है वो आउटपुट का फंक्शन है, आउटपुट पर लेबर का फंक्शन है। बिकॉज आउटपुट पर लेबर का जो फंक्शन है वो कैपिटल से रिलेटेड है, और जितना भी प्रोपोर्शन हम सेव कर रहे हैं इनकम का वो सारा का सारा हम किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल पे।
तो हम पिछले दोनों मॉडल्स के टाइम ये समझ चुके थे कि यहाँ पे हम कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सेम अब लियोनटिफ के टाइम पे भी देरी ना करते हुए हम y को यहाँ पे डाल देंगे। तो ये जो वैल्यू है k की वो क्या हो जाएगी, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी इक्वल टू s k by v माइनस एन के। और ये हमने ज़ीरो के इक्वल लिखा था। के को कॉमन कर लेते हैं, ज़ीरो। और ये ज़ीरो क्यों हुआ, ये भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि कैपिटल को ज़ीरो या कैपिटल बाय लेबर को ज़ीरो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो चेंज है, मतलब इन सबको ज़ीरो कर देंगे तो इकॉनमी कोलैप्स हो जाएगी, लेकिन जो चेंज है उसको हम ज़ीरो कर सकते हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम पिछले सारे इक्वेशंस में हम एडजस्टमेंट इक्वेशन को इक्वल टू ज़ीरो करते आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या इक्वेशन बना, माइनस एन इज इक्वल टू एन। ये हम आ गए हेरल्ड डॉमर से मिलते जुलते किसी इक्वेशन के पास। यही बात हो गया, ये हेरल्ड डॉमर से मिलता जुलता नहीं है, ये स्टेडी स्टेट है लेकिन ये स्टेबल नहीं है, यूनिक। इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है। याद हो अगर तो हेरल्ड डॉमर में एस बाई वी वारंटेड ग्रोथ रेट था। ये हेरल्ड डॉमर, इसमें एस बाई वी वारंटेड ग्रोथ रेट है और एन नेचुरल ग्रोथ रेट है। वारंटेड ग्रोथ रेट मतलब ग्रोथ रेट नीडेड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट, और नेचुरल ग्रोथ रेट मतलब एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ लेबर पॉपुलेशन जो है। तो ये इक्वेशन हमारी यूनिक है, स्टेडी स्टेट है, बट स्टेबल नहीं है, क्योंकि देयर इज़ ओनली वन स्पेसिफिक कंडीशन जहाँ पे इकॉनमी स्मूथली ग्रो कर सकती है, बहुत सारी इसकी कंडीशंस नहीं है। ये वाली जो अभी चीज़ लाइन हमने बोली है ना, वो हम जब CS का करेंगे अभी आगे डेरिवेशन तो क्लियर हो जाएगी यूनिकनेस वाली बात। तो ये यूनिक कंडीशन है, मतलब इसका एक ही यूनिकनेस, मतलब हम इनिशियल क्लास में पढ़ चुके हैं कि इसका एक ही इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एक ही स्टेडी स्टेट पोजीशन है, अलग अलग पे वो नहीं हो सकता। गचर पचर डिलीट 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 डिलीट। होल्ड ऑन, ये ना स्टेबल नहीं है, यूनिक है का मतलब ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, ये फिक्स्ड। हेराडोमर को ये है ना, हेराडोमर जैसा। तो जब हम लोग हेराड और सोलो का डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे थे तो सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हमने एक आइसोकॉन्ट बनाया था, एक स्ट्रेट लाइन बनाया था। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, अगर इसमें कोई डिस्ट्रप्शन आ जाए सेविंग में, टेक्नोलॉजी में, अदर फैक्टर्स में, लॉन्ग रन फैक्टर्स में भी, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसका एक ही यूनिक सॉल्यूशन है, इसका एक ही यूनिक स्टेडी स्टेट है। स्टेबिलिटी कंडीशन में सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है डिमांड प्राइस की तरह, या जो हम पिछले बार और ग्रोथ मॉडल में पढ़े हैं, सोलो के ग्रोथ मॉडल में पढ़ रहे थे सेविंग इन्वेस्टमेंट को लेके, वैसा नहीं होता है। अगर इसमें कहीं भी पॉपुलेशन में, सेविंग में ऐसा कुछ डिस्ट्रप्शन आया तो ये उसका बैलेंस पूरा गड़बड़ हो जाएगा।
अब हम आते हैं CES प्रोडक्शन फंक्शन में। इंट्रोडक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कॉप्टोग्लस कंटिन्यूअस और फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये किसका कंडीशन है, ये कॉप्टोग्लस का कंडीशन है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। तो CS में क्या कहता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी 1, कांस्टेंट तो रहेगा इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन बट नॉट नेसेसरीली 1 पे रहेगा। ठीक है, थोड़ा फ्लेक्सिबल डिग्री रहेगा इसका, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी रहेगी इनमें। इसका इक्वेशन हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से। देखो ओरिजिनल इक्वेशन में ये ए की जगह अल्फ़ा देखने को मिला होगा और एल के आगे 1 माइनस अल्फ़ा देखने को मिला होगा, लेकिन ये स्टेडी स्टेट का इक्वेशन है हम पढ़ रहे हैं। तो इस केस में जिस चीज़ की हमें थोड़ी कम ज़रूरत, ये वेट जो है, शेयर जो बताता है, कैपिटल और लेबर का जो शेयर बताता है, इस वेट को थोड़ा हम नॉर्मलाइज करके लिख रहे हैं इस इक्वेशन में। तो हम ये CS का ये इक्वेशन हम लेके चलेंगे, जिसमें P क्या है, हमारा पैरामीटर है, सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर है, K और L तो कैपिटल और लेबर है। इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, जिसका अब हम अपना डेरिवेशन पे फोकस करेंगे। पुराना वाला लिखा गया ओरिजिनल इक्वेशन। चलो ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी का नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन। अब इसको हम एक एग्जाम्पल फॉर्म में देखेंगे, एग्जाम्पल केस लेंगे, उसको हम देखेंगे। P की वैल्यू हमने रखनी है 1/2। ठीक है, बस वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो हो जाएगा 1/1/2 2 y इक्वल टू रब 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 पेंसिल, and now we write a स्क्वायर, ब्रैकेट खोल देंगे। बचपन में हम ये तो करते थे, कोई भी इक्वेशन दिखता था, कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना, ब्रैकेट खोल दो। ये ब्रैकेट कैसे खुला है ज़रा ध्यान देना। ये हमारा एग्रीगेट फंक्शन है जो हमें दिखा रहा है कि कैसे कैपिटल और लेबर आपस में मिल रहे हैं आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। सही बात है, ठीक बात है। मिट गया ये। अगेन हम लोग पर कैपिटा वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, दोनों साइड पे लेबर से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर K ऑन L, ये L लिख दिया ऊपर। ये जो इक्वेशन है वो क्या है समझ रहे हो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसको तोड़ा गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही ना हम लोग ब्रेक करते थे, बस वैसे ही सिमिलरली हम इसको यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं और L से डिवाइड कर दे रहे हैं। ये अंडर रूट में इसलिए आया क्योंकि हाफ है ना पावर में, हाफ पावर का मतलब होता है अंडर रूट। चलो
ये y बाई एल को हम स्मॉल y लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर है, k बाई एल को हम स्मॉल k लिख सकते हैं। अभी ऐसे ही लिख लिए, चलो आगे लिख लेंगे। ये कैसे हुआ पता है? ये ऊपर का जो अंडर रूट में लेबर था ना, उसको हटाने का मन किया, तो नीचे जो सिंगल होल लेबर था उसको अंडर रूट 2 बार लिख दिए। अब डिवीजन मेथड से काट दिए दोनों को। ये बच गया, ठीक है। गचर पचर गचर पचर डिलीट। मूविंग ऑन। ये हमारा स्मॉल के, और ये ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, तो के बाई एल पूरा रूट मतलब पूरा स्मॉल के। अब इसको साफ सुथरा लिखेंगे हम, ए स्क्वायर स्मॉल के प्लस 1 प्लस 2a अंडर रूट के। ठीक है, सब अननेसेसरी चीज़ें बोर्ड से क्लीन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इसमें हम एडजस्टिंग, जो हमने स्टेडी स्टेट ही तो पढ़ रहे हैं, तो एडजस्टमेंट हम करेंगे ही ना। जो एडजस्टमेंट हमने कॉप डगलस में किया, लियोंटिफ में किया, अब CES में करेंगे। सेम एडजस्टमेंट फार्मूला हम यहाँ लेके आएंगे और के की जगह y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। स्मॉल के माइनस एन के इक्वल टू 0 होना ही है, क्योंकि चेंज हम 0 मानते हैं, स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। अगेन ब्रैकेट को खोलेंगे। आई थिंक पेपर में जल्दी जल्दी लिखा रहा था, बट वाइट बोर्ड लुक्स फैंसी, प्लस पेपर भी बचाता है। ये हो गया। हमने ब्रैकेट खोल के एस को हटा दिया, मतलब समझ लो सारा इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हटा के देखो, s माइनस एन है, तो अगर हमें s हटाना है तो क्या करेंगे, सब जगह s से डिवाइड कर देंगे। वैसे ही हमने किया, सब जगह s से डिवाइड कर दिया, उधर से s हट गया, बस ये n के साथ s आ गया। ठीक है, उतना हम इलेबोरेट सिंप्लीफाई करते जाते हैं ना, उस स्टेप तक करते जाते हैं जिसके बाद अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब s हट गया ना, अब दोबारा थोड़ी s को डिवाइड करके हटाएंगे, माइनस करेंगे। अब यहाँ पे रुक गया, अब नेक्स्ट, अब आगे का काम करेंगे। अब हम कैपिटल कॉमन लेके फर्दर इलेबोरेट करेंगे। हो गया। अब हम बाकी चीज़ें इरेज करेंगे, बिकॉज़ एक बोर्ड में सब अटता नहीं है, बार बार डिलीट करना पड़ता है। पेन। अच्छा, तुम लोगों ने ये वाला इक्वेशन तो देखा ही होगा क्लास 7th 8th में। ये इस इक्वेशन में बहुत क्वेश्चन आता था, जो हम कॉमन फैक्टर निकाल के सॉल्व करते थे। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसको, उसमें b का हम लोग वैल्यू निकालते थे। तो ऐसा तो हम लोग कॉमन लेके कर लेते थे, लेकिन जो चीज़ कॉमन लेने के बाद भी सॉल्व नहीं हो पाती थी, तो उसके लिए ये फॉर्मूला था, जहाँ पे हम क्या लिखते थे,
ये फॉर्मूला यूज़ करते थे, ठीक है। x इज इक्वल टू ये, यहाँ पे x k है बाय द वे, क्योंकि इस इक्वेशन में तो हर जगह देखो ना एंड में के x, जैसे ए एक्स का स्क्वायर है तो a के साथ k है, b के साथ k है और c की जगह पे 1 है, तो ये फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। बहुत ही लेंदी फार्मूला हुआ करता था ये, कोई ना कोई माइनस की साइन अगर एक भी इसमें ऊपर नीचे गलत हो जाती थी तो पूरा आधे घंटे का मेहनत बेकार हो जाता था। एनी हूँ, अब इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे डाल के देखेंगे क्या होता है। होना क्या है, लेंदी होते चला जा रहा है, और क्या है स्क्वायर माइनस बोरिंग। ये 4ac है 1, c की वैल्यू 1 है, ये हो गया। अब 2a लिखा है, 2a का मतलब a वाला वेरिएबल, मतलब ये a स्क्वायर माइनस n बाई s वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर का सामान जाएगा इधर a स्क्वायर माइनस n बाई s। वाइट बोर्ड में काम करने से एक्चुअली वेरी स्लो, आई थिंक कल ज़्यादा प्रोडक्टिव था पेपर पेन से। आई डोंट नो, अपना फीडबैक बताना तुम लोग जो भी है। मूविंग ऑन, अब हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। 4a का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस प्लस 4n अपॉन s अपॉन 2a स्क्वायर माइनस n अपॉन s। अब 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर तो आपस में कट जाएगा और बचेगा 4ns। नेक्स्ट लाइन 4n अपॉन s थोड़ा बोर्ड को क्लीन करते हैं, बहुत क्लटर्ड फील हो रहा है। ये आया 2n अपॉन s अपॉन 2a स्क्वायर माइनस n अपॉन s। क्लीन 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 क्लीन। फास्ट फॉरवर्ड करके देखना पड़ेगा ये, ओके। मूविंग ऑन। अच्छा, ये जो है ना, इसमें जो 4 है अंडर रूट में, ये बाहर निकल के 2 हो जाएगा, इतना तो समझ ही रहे होंगे। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है, 2 बाहर आ गया। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, और सिंप्लीफाई करते जाएंगे ना, तो हो जाएगा 2a प्लस माइनस 2n बाई s अपॉन 2a स्क्वायर माइनस n अपॉन s। सिंप्लीफाई होते जा रहा है, 2 को कॉमन ले लिए हैं, नीचे 2 था ही, अब 2 2 आपस में कट गया। अब हमारे पास इरेज 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 बचा माइनस a प्लस अंडर रूट n अपॉन s। ये बाय द वे
के इक्वल टू चल रहा है सब। जो बी की वैल्यू थी अंडर रूट के इक्वल टू चल रहा है सब। What I mean is ax का स्क्वायर। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0। जो हम लोग कर रहे थे, हमने जो x था उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू अंडर रूट के है। ये इक्वेशन था ना, ये के था और ये अंडर रूट के था। देखो पहले टर्म में के अंडर रूट में इसलिए नहीं है क्योंकि अंडर रूट के का स्क्वायर हो गया है, ए एक्स स्क्वायर। तो ये तुम्हारा के हो गया पहले टर्म में, ए के साथ के और बी के साथ अंडर रूट के। तो एनी हाउ ये हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस 1। ये जो b के साथ x है उसकी वैल्यू अंडर रूट के है, तभी तो जो a के साथ x के उसकी वैल्यू k हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के इक्वल टू के। बेसिक मैथमेटिक्स में अगर हम अंडर रूट के को 2 बार इंटू करेंगे तो पूरा के आएगा बन के। तो वही फॉर्मूला तो हमने यूज़ किया था, 4ac/2a। तब ये x क्या हो गया, x हो गया अंडर रूट के। तो क्योंकि यहाँ ये अंडर रूट के हो गया, तो जब वहाँ हम लोग लिखेंगे तो वहाँ भी हम अंडर रूट के लिखेंगे। होपफुली बिल्लों की आवाज़ से डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा होगा। बाहर के बिल्ले आ गए हैं अड़ोस पड़ोस के, और मेरे बिल्ले बहुत टेरिटोरियल हो रहे हैं और युद्ध चल रहा है। एनीवेज हम लोग अपना सॉल्व करते हैं। -n/s। देखो इक्वेशन सिंप्लीफाई करना है, इसलिए मैंने ये नेक्स्ट स्टेप उठाया है। ये कैसे हुआ, क्योंकि n/s होल में था। अगर हमें ये वैल्यू अंडर रूट में चाहिए तो हम स्क्वायर कर देंगे। अंडर रूट के किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वही वैल्यू सेम निकल के आती है। नीचे वैल्यू सेम थी, हमने उसका अंडर रूट करके लिख दिया ताकि हम ऊपर से ऐसे स्क्वायर लिख सकें। वो क्यों लिखना ज़रूरी था, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना था। यही तो करते आ रहे हैं हम लोग 6, 7, 8 में। अब ये बन गया हमारा a² - b² जैसा डिनोमिनेटर में। यही तो चाहिए हमें। अब हम क्या करें, a² - b²। इसको इलेबोरेट करते थे तो क्या आता था, a + b और a - b, यही आता था ना। बस यही इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम अंडर रूट के इक्वल टू में। वीडियो थोड़ा क्रॉप करते हैं मैंने, बहुत लेंदी जा रहा था, अननेसेसरी। अब इसको हम फटाफट सॉल्व करेंगे। a - √/s, a + √/s। अब हम इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन में एक प्लस है एक माइनस है। इसका मतलब एक बार हम प्लस करके देखेंगे, एक बार हम इक्वेशन को माइनस करके देखेंगे। पहला वाला -a माइनस, पहला वाला माइनस करके देखेंगे।
तो जब पहला वाला माइनस करेंगे तो माइनस माइनस दोनों हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर प्लस बच जाएगा, है ना। ये कॉपी में तुम लोग सॉल्व करोगे ना, थोड़ा क्लियर समझ में आते जाएगा, हाथ से सॉल्व करना पड़ेगा, सुंदरकांड के कथा की तरह नहीं आएगा दिमाग में। जिसका मैथमेटिक्स नहीं है बैकग्राउंड में, वरना तो जिसका है वो उसका थोड़ा ठीक है। ये बच गया -1/a माइनस ए बच गया। अब सेकेंड वाले में हम क्या करेंगे ना, प्लस लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस हो गया। अब ऊपर वाला से नीचे वाला जो सेम है वो कट जाएगा, ये माइनस माइनस वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा, इक्वल टू ठीक है। अभी दोनों के न्यूमरेटर में माइनस का साइन है, अब इस माइनस के साइन को अगर ऊपर नीचे दोनों माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे का जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, मज़ा आएगा। माइनस 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 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बचेगा 1/, साइन चेंज हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n/s प्लस सॉरी माइनस a, n/s पॉजिटिव हो जाएगा, a नेगेटिव हो जाएगा। फिर सिमिलरली हम यहाँ भी वही करेंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ, किस कंक्लूजन में हम पहुँच रहे हैं कि जो हमारा स्मॉल k है कैपिटल पर लिवर जो है, एक तो वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, n और s पे, पॉपुलेशन ग्रोथ और सेविंग पे। सही बात है। अभी पिछले ये भी एक यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, स्टेबल सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। कैसे, आगे बताते हैं। देखो ये वाली जो साइन है को पहले डिलीट करके क्लियर कर लें, मैं क्लटर्ड हो गया है। ठीक है, ये था हमारा फाइनल इक्वेशन है, यहाँ पे हम पहुँचे हैं। अब जब हम देखते हैं कि ये फिजिबल सॉल्यूशन के लिए, जब हम इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि क्योंकि हम तो फिजिबल सॉल्यूशन ही तो ढूंढ रहे थे, स्टेडी स्टेट ही ढूंढ रहे थे, तो जब ये के अगर बड़ा हो जाए 0 से, पॉजिटिव हो जाए, तो ये कब पॉजिटिव होगा, इसको पॉजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको निगेटिव में जाना पड़ेगा, तभी तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव में जाएगा। मतलब जो n और s वाला रेशियो उसको निगेटिव होना पड़ेगा। अब पॉपुलेशन निगेटिव में कैसे चली जाएगी, पॉपुलेशन निगेटिव में तो नहीं जा सकती है। पॉपुलेशन 0 नहीं जा सकती है, तो इसका मतलब है कि ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। अलग अलग पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये स्टेबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, ये सॉल्यूशन ठीक नहीं है, स्टेडी स्टेट को भी नहीं बता रहा है, पॉपुलेशन ही नेगेटिव करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो इकॉनमी हमारे सेविंग पे और पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है, एक तो इस कंक्लूजन में हम पहुंच रहे हैं। दूसरा हम ये समझ रहे हैं कि पॉपुलेशन नेगेटिव में नहीं हो सकती है। तो इतने देर से जो हम सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचे हैं कि कैपिटल पर लेबर का जो रेशियो है
वो ऐसे इक्वल टू करके हमने जो इक्वेशन बनाया है उसमें से एक इक्वेशन फिजिबल नहीं है। हालांकि सेविंग नेगेटिव होते हुए हम लोगों ने देखा है, ये कंजम्पशन का जब चैप्टर ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे तो कीन्स वाला जो ग्राफ बनाते थे तो नहीं, सेविंग नीचे से भी जाता था, क्योंकि जब इनकम ज़ीरो हो जिस समय, उस समय कॉस्ट तो वो बियर करती थी कुछ ना कुछ। जब इनकम ज़ीरो रहती थी तब कोई ना कोई कॉस्ट वो बियर करती थी, इसलिए कंज्यूम करती थी, तो कंजम्पशन का ग्राफ थोड़ा ऊपर से जाता था। लेकिन इनकम के ज़ीरो होने पे सेविंग जो है, क्योंकि लोन ले लिया, अब कंज्यूम करना ही है, जब ऊपर से कंज्यूम दिख रहा है तो लोन ले लिया, तो सेविंग निगेटिव में चला गया। एनीवेज, यहाँ पे देयर इज़ नो स्टेडी स्टेट, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, क्लीन 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 पेन। तो नेक्स्ट बार हमने 2 सॉल्यूशन निकाला था ना। अब जब ये वाली कंडीशन पॉजिटिव होगी, जहाँ पे n/s विल बी ग्रेटर देन a, ये हमें जिस पॉइंट पे मिलेगा हमारे लिए वो फिजिबल सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब है कि ये यूनिक, मतलब फिजिबिलिटी तो है, स्टेडी स्टेट तो है, लेकिन एक ही स्टेडी स्टेट है, अलग अलग केसेस पे नहीं है, इसलिए ये यूनिक है और स्टेबल नहीं है। हटा तो दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, इधर भी स्क्वायर किए उधर भी स्क्वायर किए, ये हो गया। चलो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी तो ऊपर जा सकता है, वो इक्वल टू का साइन भले ही नहीं है, लेकिन इक्वेशन हम ऐसे फेर बदल करते रहते हैं। चलो ये हमारा फिजिकल पॉइंट हो गया। Whether the economy is reaches steady state, whether the economy ये कांस्टेंट है कि नहीं, यही सब हमने अभी तक के लेक्चर में क्या सीखा और क्या पढ़ा, यही कि इकॉनमी स्टेडी स्टेट पे कैसे पहुंच रही है। सोलो को हमने बेस लेके पढ़ा और हमने जाना कि पॉपुलेशन और सेविंग का कितना बड़ा रोल है ग्रोथ मॉडल में। कैपिटल पर आउटपुट रेशियो को कांस्टेंट लेके चले, सब्स्टिट्यूशन वाले में भी लेके चले, सीएस वाले में भी हमने डेरिवेशन किया। कैपिटल पर लेबर रेशियो क्या बताता है कि एक लेबर के लिए कितना मशीन है, एक लेबर की वजह से क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है। Y/L इज़ ऑल्सो एक्चुअली एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जब हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, हम लोग ये पर कैपिटल लेते ही इसलिए है ना, ताकि हमें और एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी हम जान सके, पता कर सके आउटपुट का या कैपिटल का। हो गया हमारा, हमने एग्जिस्टेंस, स्टेबिलिटी, यूनिकनेस तीनों के बारे में पढ़ा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी यूज़ करके अलग अलग टाइप के ग्रोथ मॉडल में एग्जांपल लेके हमने स्टेडी स्टेट, यूनिकनेस पढ़ा। और ये सब चीज़ें तो याद हो गई। अभी इन चीज़ों को हमने इतनी बार यूज़ किया 2-3 क्लास में
कि अब कोई कैपिटल के और स्मॉल के बोलेगा तो तुरंत ऐसे ब्रेन में आ जाएगा, अच्छा ये ऐसे था बोल के।